Welcome to Competition Academy Bilaspur, directed by Mr. Hari Ram Patel sir. I am here to discuss about the new topic of soil science. देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉइल के कंपोनेंट्स क्या थे, सॉइल का प्रोफाइल क्या था. नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एसईएफ एग्जामिनेशन. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, हिंदी में इसको बोलते हैं मृदा का भौतिक गुण. देखिए जैसे प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड में, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, ठीक है, लाइव हो या नॉन अलाइव हो, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स सबका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, तो वैसे ही सॉइल की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. अब ये प्रॉपर्टीज क्या है इसको समझने के लिए देखिए जनरली जब भी मृदा के गुणों की बात करते हैं ना, तो मृदा के कण, उनकी मात्रा, उनका आकार, ठीक है, उनकी परिस्थिति, उनकी जल धारण क्षमता, ठीक है, उनका न्यूट्रिएंट के साथ बिहेवियर, उनका पौधों के साथ बिहेवियर, ये सारी चीजें आती है. मतलब सीरियसली बोल सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन द सॉइल टू प्लांट्स, या फिर द सॉइल साइज, सॉइल वॉल्यूम, सॉइल शेप, सॉइल विस्कोसिटी, सॉइल कोहेजन, एडिशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज नोन एज सॉइल प्रॉपर्टीज. ठीक है, क्लियर है. ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं आपकी सॉइल प्रॉपर्टीज. अब देखिए साइंटिस्ट के द्वारा ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को ना कैरेक्टरिस्टिक्स या क्लासिफाई किया गया है, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. जैसे कि जो सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा वो आपका होगा सॉइल टेक्सचर का. ठीक है, इसको हिंदी में मृदा कणाकार कहते हैं. दूसरा है आपका सॉइल स्ट्रक्चर, संरचना. फिर है आपका डेंसिटी. ठीक है, मैं बार बार सॉइल नहीं लिख रहा हूं, डेंसिटी मतलब इसको घनत्व बोलते हैं. फिर है आपका कलर, मतलब मृदा के रंग से है. फिर है वाटर, मतलब सॉइल वाटर है ना, यहाँ नॉर्मल वाटर की बात नहीं की जा रही है, सबके सामने सॉइल लगा है. फिर है आपका एयर, और लास्ट में है आपका टेम्परेचर. तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना, और यहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की. आपको पूछ सकता है कि सॉइल टेक्सचर में साइज पूछा जा सकता है, सॉइल स्ट्रक्चर में क्या स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर कहां पाया जाता है ऐसा. डेंसिटी मतलब घनत्व, आपको पता है घनत्व मतलब क्या होता है कि भार बटे आपका जो आयतन रहता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम रहता है. ठीक है, फिर कलर मतलब रंग कैसा रहता है, लाल कलर का मिट्टी है कि पीला कलर का मिट्टी है कि भूरा कलर का मिट्टी है. उसके बाद वाटर, देखिए जब हम प्रॉपर्टीज कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने वाटर और एयर को डिटेल में पढ़ा था. ठीक है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. और द लास्ट बट नॉट लिस्ट टेम्परेचर. ठीक है, मतलब तापमान. देखिए जैसा एटमॉस्फेयर में तापमान होता है, जल का तापमान होता है, वैसे मिट्टी का भी अलग से एक तापमान होता है. तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं. अब देखिए ये जो मैंने 7 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. फिर आपका है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स है, सॉइल कोहेजन है, सॉइल एडेशन है, सॉइल प्लास्टिसिटी है. बट वो सारी चीजें ना उतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती है, या उन चीजों के बारे में उतना ज्यादा क्वेश्चन आज तक कवर नहीं किया गया है. और एक तो आप एसएफ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स पे ज्यादा फोकस करना है, जो क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस. आपको पता होगा एग्रीकल्चर का सिलेबस इतना वास्ट. इसके बाद आपको पेपर 1 का पढ़ना है, फिर पेपर 2 में एग्रीकल्चर के साथ आपके फॉरेस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजीज है. तो ये इतना ज्यादा अगर आप डील स्टडी पढ़ने लगे तो बड़ा दिक्कत होगा. तो किन चीजों को आपको पढ़ना है, जो चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ जहां से चांसेस हैं आने के. तो डिस्कस करते हैं. सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है आपका वो है सॉइल टेक्सचर. ठीक है, सॉइल टेक्सचर को हिंदी में मृदा कणाकार कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मृदा कणाकार. अब यहीं से आप इसको समझ सकते हैं. अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, ठीक है, तो क्या होगा? कण धन आकार है. इसको अगर मैं 2 हिस्से में डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा? कण धन आकार. मतलब किसी पर्टिकुलर जो आपका पार्टिकल है, कण है, उसके आकार के अध्ययन को क्या कहते हैं? सॉइल टेक्सचर. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सॉइल टेक्सचर के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? मृदा में जो विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं, उन कणों के आकार के बारे में अध्ययन किया जाता है. अब बात आती है कि कौन कौन से कण पाए जाते हैं. भाई किन कणों का अध्ययन किया जाएगा, क्या साइज होगा. तो आप जमीन पे भी देखिएगा, एक छोटे कण होते हैं, एक उससे बड़े कण होते हैं, एक उससे बड़े कण होते हैं, और एक बहुत बड़े कण होते हैं. फिर तो ढेला पत्थर जो बोलते हैं ना, फेंक के मार दो. तो अलग अलग होते हैं. छोटे कण से लेके अलग अलग आकार के कण होते हैं, और इन्हीं कणों को
क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। इनके आकार निर्धारित किए गए हैं कि अगर कण का आकार इतना हुआ तो इन्हें ये कहा जाएगा, उतना हुआ तो वो कहा जाएगा। अब यही चार्ट आपको पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, क्या है, यही चार्ट आपको पूछा जाता है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इजी है। देखिए इसका ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। तो चार्ट बना देते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस चार्ट को दिया किसने था। तो ये चार्ट जो आपका है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सॉइल साइंस, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन क्लास में, पढ़ा था। क्या था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सॉइल साइंस। कहां पे है, वियना ऑस्ट्रिया में था। इन्होंने मृदा के कणों के आकार के लिए एक पूरा चार्ट दिया है, और उस चार्ट में स्टार्टिंग ऐसे है कि एक तरफ होगा आपका पार्टिकल, मतलब कण, और दूसरे तरफ क्या होगा इसका साइज। और सारे साइज किसमें होंगे, आपके एमएम में होंगे। क्लियर है, सारे साइज किसमें होंगे, एमएम में होंगे। और इधर होगा पार्टिकल, मतलब उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना चार्ट को बड़ा बना देता हूं। ठीक है, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। ISSS मैंने बताया, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। क्या है, इधर पार्टिकल है आपका, और इधर क्या है आपका साइज है, जो कि किसमें है, आपका एमएम में है। ठीक है, पहले एक तरफ को पूरा लिख देते हैं। पहला है आपका पत्थर, जिसको स्टोन बोला जाता है। फिर है आपका कंकड़। ठीक है, फिर है आपका मोटा रेत। ठीक है, मोटा रेत को इंग्लिश में ना कोर सैंड कहा जाता है। फिर है आपका महीन रेत। महीन रेत का मतलब क्या होगा आपका, जो आपका फाइन सैंड है। और सिल्ट, और लास्ट में क्ले। अब आप बोलेंगे कि ये सब क्या है, ये नाम दिया गया है, कणों के आकार को ना अलग अलग नाम दिया गया है। पत्थर तो आप सभी को पता होगा, कंकड़ पत्थर तो सभी को पता होगा, रेत भी सभी को पता होगा। इतना तक तो लगभग क्लियर ही होगा सबको। अब सिल्ट और क्ले क्या रहता है ना, क्ले बहुत बारीक होता है। अभी आप साइज जैसे देखेंगे ना, आपको समझ आने लग जाएगा। साइज क्या रहता है, देखिए सारे किस में है, एमएम में है। तो जो पत्थर रहता है ना, वो 20 एमएम से ज्यादा, मतलब अगर किसी मृदा के कण का आकार 20 एमएम से ज्यादा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पत्थर बोलेंगे। अब पत्थर क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने पहले बोला चट्टानों के टूटने से ही तो मृदा बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, तभी तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। कंकड़ का आकार जो रहता है ना, वो 2 से 20 के आसपास रहता है। ठीक है, 2 से 20 एमएम में जो भी आपके मृदा के कण पाए जाएंगे, क्या बोला जाएगा, कंकड़। मोटा रेत जो है, मोटा रेत जो है, वो किस आकार में पाया जाएगा, आपका 0.2 से 2 mm। क्लियर है, मोटा रेत किस आकार में है, 0.2 से 2 mm। उसके बाद महीन रेत के बारे में बात की जा रही है। तो महीन रेत का जो आकार रहता है ना, महीन रेत का आकार सामान्यतः आपका कितना रहता है, 0.02 से 0.2। ठीक है, इसके बाद बात की जाती है सिल्ट की, तो 0.002 से 0.02। और अगर हम बात कर रहे हैं क्ले की, तो 0.002 से कम। ये साइज है। अगर आपको इनमें से किसी का भी पूछा, देखिए आपको ना एग्जाम में मैं बता रहा हूं, आपकी क्ले से और सिल्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। क्ले और सिल्ट से ना बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्या पूछा जाता है ना कि व्हाट इज द साइज ऑफ सिल्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। तो क्ले पार्टिकल का साइज क्या है, 0.002 मिलीमीटर से कम आकार के जो भी कण होंगे वो किसमें आएंगे, क्ले में। 0.002 से 0.02 तक के जो कण के आकार आएंगे वो किसमें आएंगे, आपके सिल्ट में। उसके बाद महीन रेत में 0.02 से 0.2, फिर मोटा रेत में 0.2 से 2, फिर ये 2 से 20 ऐसे। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे करना है। तो देखिए अगर आपने इधर को याद कर लिया तो ये याद हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। आपको क्या याद रखना है, पत्थर। आपको देखिए दिमाग में वैसे भी आएगा, सबसे बड़ा क्या होता है, पत्थर। उसके बाद क्या आता है, कंकड़। उसके बाद क्या आता है, मोटा रेत। उसके बाद महीन रेत, फिर सिल्ट और क्ले। अब आपको इधर क्या करना है, डिवाइडेड बाई 10 करते जाइए। देखिए मैं 20 में 10 को भाग दूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 में 10 को भाग दूंगा तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 में 10 का भाग दूंगा तो 0.02 आ जाएगा, फिर 10 का भाग दीजिए 0.002, और इसके बाद तो लास्ट है 0.002 से कम। क्लियर है, ये किसके अकॉर्डिंग था, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद एक और भी आपकी सोसाइटी है जिसको कहा जाता है, इसको ऐसे रहने देते हैं, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। वो सोसाइटी आपकी यूएस सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, अमेरिकी जो है ना
अमेरिका किसी चीज में पीछे रहता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है, यूएस सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, जो अमेरिका की मृदा विज्ञान की सोसाइटी है ना, उन्होंने भी मृदा के कणों के लिए ना सॉइल टेक्सचर के लिए अपना क्या दिया है, एक चार्ट बनाया। उन्होंने क्या कहा था कि पत्थर और कंकड़ का सेम साइज रहेगा, पत्थर का क्या रहेगा 20 mm से ज्यादा, कंकड़ का क्या रहेगा 2 mm से 20 mm। उन्होंने ना बस जो रेत है ना उसको बहुत ज्यादा डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, सबसे पहले जो इन्होंने लिखा बहुत मोटा रेत, मतलब वेरी कोर्स सैंड। उसके बाद मोटा रेत मतलब कोर्स सैंड। उसके बाद मध्यम रेत मतलब मीडियम सैंड। उसके बाद इन्होंने महीन रेत मतलब फाइन सैंड। फिर इन्होंने दिया बहुत महीन रेत मतलब वेरी फाइन सैंड। और उसके बाद सेल्ट और क्ले तो है ही आपका, ठीक है, सिल्ट और क्ले तो है ही आपका, क्लियर है। अब इसके बाद क्या है ना, यहाँ पे जो इसका साइज है, ये साइज भी कैसे डिवाइड किया गया, देखिए सबसे पहले आपका पत्थर का कितना था 20 mm से ज्यादा। उसके बाद आपका कंकड़ का कितना था 2 mm से 20 mm। तो 2 mm के नीचे जितने भी आ रहे थे वो रेत में आ रहे थे, तो यहाँ पे वही करना है, मोटा रेत का जो आकार रहता है ना वो 1 से 2 mm रहता है। 2 mm से ज्यादा हुआ तो किसमें आ जाएगा, आपके कंकड़ में आ जाएगा ना, 2 से 20 mm, फिर 20 mm से ज्यादा तो आपके पत्थर में। तो 1 से 2 mm में किसको रखा गया, बहुत मोटा रेत को। इसके बाद 0.5 से 1 mm में किसको रखा गया, मोटा रेत को। इसके बाद 0.25 से 0.5 में किसको रखा गया, मध्यम रेत को। इसके बाद महीन रेत को 0.1 से 0.25 में रखा गया, ठीक है। फिर बहुत जो महीन रेत है उसको 0.05 से 0.1 में रखा गया। फिर सिल्ट को किसमें रखा गया, 0.002 से 0.05 और लास्ट में फिर 0.002 से कम। क्लियर है यहां तक। अब इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, वहां पे हम क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाई 10 कर रहे थे, यहां पे जस्ट आधा करते जाइए, ठीक है। 2 का आधा 1, 1 का आधा आधा ही होता है, ठीक है। फिर 0.5 का हाफ कितना होता है 0.25, 0.25 का हाफ जो होता है, यहां हमें मत बोलेगा कि 0.12 होता है, तो इसको 0.1 ही लिया जाता है। उसके बाद 0.1 का हाफ 0.05, फिर 0.05 का हाफ तो 0.002, ऐसे करके ना नीचे लिया जाता है। तो ये ट्रिक है, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं था, वहां पे 2 चीजें थी, पहला आपका मोटा रेत था, दूसरा आपका महीन रेत था। इन्होंने ना और डिवाइड कर दिया, बहुत मोटा कर दिया, बहुत महीन कर दिया, और बीच में क्या रख दिया, मध्यम रेत को। तो ये जो आपकी थी टेक्सचर था, मतलब मृदा कणाकार। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सीधा साइज पूछा जाता है कि आपको पूछ देगा मोटा रेत का आकार क्या है अमेरिका पद्धति के अनुसार। अच्छा एक चीज आती है, मान लीजिए कि आपको पद्धति का नाम नहीं दिया है, ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है ना, मान लीजिए पद्धति का नाम नहीं दिया है और अब पार्टिकल पूछ दिया है, तो याद रखेंगे अगर पद्धति का नाम नहीं दिया है तो आपको इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस को ही फॉलो करना है। ये अगर स्पेसिफिकली पूछा कि यूएस सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग सिल्ट का साइज बताइए, या फिर क्ले का साइज बताइए, या फिर कोर्स सैंड का साइज बताइए, तब आपको इसको फॉलो करना, अनलेस आपको वही वाला याद करना है। तो ये तो बात रही मृदा के कणाकार से, मतलब कण के आकार कैसे रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इनको मेजर कैसे किया जाता है। मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये कण 0.002 से कम है। अब ऐसा थोड़ा कि मैं एक एक कण को लेके एकदम माइक्रोस्कोप में देखूंगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ तरीका होगा, बिल्कुल तरीका है, और ये तरीका आपको पता भी है। छन्नी सुना ना आप लोगों ने, छाना जाता है जो, जैसे आप देखेंगे कहीं पे बिल्डिंग्स बन रही होती है तो वहां पे एक तो ऐसे बोर्ड लगा दिया जाता है जहां पे ऐसे सहारा दे दिया जाता है, यहाँ पे ऐसे मिट्टियों को छिड़का जाता है, फिर मिट्टी क्या रहते हैं, जो कंकड़ रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं और जो थोड़े से फाइन रहते हैं वो नीचे चले जाते हैं। ऐसे ही जो ये अलग अलग आपके पार्टिकल्स है ना, इनके लिए अलग अलग छन्नी बना है, उस छन्नी में रेत को रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं क्ले की बात की जा रही है, तो 0.002 से कम आकार के छन्नी बनाए जाएंगे और उसमें क्या किया जाएगा, रेत को छाना जाएगा। तो जो रेत उस छन्नी से नीचे चले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके क्ले। उसके बाद जो बच गए उनको फिर और अलग अलग छन्नी में छाना जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका सॉइल टेक्सचर को मेजर करने का तरीका। क्लियर है। अब इसके बाद ना एक बात आती है कि आपको पूछा जाता है रेशियो, ठीक है। क्या पूछा जाता है, अनुपात किसका, सैंड सिल्ट क्ले का, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि अगर एक मिट्टी है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि पूरा का पूरा क्ले हो जाएगा, या पूरा का पूरा सैंड हो जाएगा, या पूरा का पूरा सिल्ट हो जाएगा, कुछ मिक्सचर होगा उनका, ठीक है। क्या होगा, कुछ मिक्सचर होगा। और इसी मिक्सचर का रेशियो भी पूछा जाता है, परसेंट पूछा जाता है। इसको 4 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला जिसको सैंडी सॉइल बोलते हैं, फिर सिल्टी सॉइल,
ठीक है, फिर आपका क्लेई सॉइल, फिर लास्ट में आपका लोमी सॉइल। अब बात आती है कि लोमी क्या है। तो लोमी ना एग्रीकल्चर पर्पस से ना सबसे बेस्ट सॉइल लोमी सॉइल को माना जाता है। इसमें ना आपका सैंड सिल्ट क्ले का जो रेशियो रहता है ना वो बहुत ज्यादा संतुलित अनुपात में रहता है। चलिए पहले बात करते हैं सैंडी सॉइल की। तो सैंडी सॉइल जो रहता है उसमें, अब इसमें भी तीन चीजें रहेंगी ना, सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, तो सैंडी सॉइल में जो सैंड होना चाहिए, मान लीजिए कि उसमें 100 कण मौजूद हैं, तो सैंड के कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 70% से ज्यादा। सैंडी सॉइल में सैंड की मात्रा 70% से ज्यादा होनी चाहिए और क्ले की मात्रा 15% से कम। पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये आपका बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है कि सैंडी सॉइल में सैंड की कितनी मात्रा होती है? तो 70% से अधिक होनी चाहिए। मतलब अगर 100 कण है, प्रतिशत मतलब क्या है? प्रतिशत मतलब 100 में, तो 100 में आपके कम से कम क्या है? 70 जो कण है वो सैंड के होने चाहिए। होने तो 70 से ज्यादा ही चाहिए, पर कम से कम 70 होने चाहिए। इससे नीचे हुआ तो वो सैंड की श्रेणी में नहीं आएगा। और आपका जो क्ले है वो 15 कण से कम होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं सिल्ट की। तो सिल्ट में क्या रहता है ना, सिल्टी सॉइल में हम क्या देखते हैं? सिल्ट कितना रहता है? फिर वापस से 70% से ज्यादा, और यहां पे क्ले को ना 12% से कम होना चाहिए। क्लियर है? क्या है आपका जो सिल्टी सॉइल है उसमें सिल्ट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 70% से ज्यादा, और क्ले की मात्रा 12% से कम। अब क्ले के केस में क्या होना चाहिए? ये 70% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे है ना, अभी तक तो यही होता आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्ले सॉइल में क्ले की मात्रा 70% से ज्यादा नहीं, पर 35% होना चाहिए। मतलब आपके जो क्ले सॉइल है ना उसमें क्ले की मात्रा कम से कम 35% कम से कम होना चाहिए। इससे कम हुआ तो वो क्ले सॉइल नहीं कहलाएगी, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी। एटलीस्ट कितनी मात्रा होनी चाहिए क्ले की? 35%। और लास्ट में बात करते हैं लोमी सॉइल की। देखिए अभी तक हम जितना भी डिस्कशन कर रहे थे कोई ना कोई एक जगह खाली हो रहा था। खाली क्यों हो रहा था? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा था, सैंडी सॉइल में अगर 70% से ज्यादा आपका सैंड है और 15% से कम क्ले है, मान लेते हैं कि 70% से ज्यादा मतलब 71 और 15% से कम मतलब 14%। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 85%। तो आपका सैंड और क्ले हो गया, मतलब बच क्या गया? सिल्ट। तो सिल्ट आपका कितना प्रतिशत होगा? 15%। इसलिए बीच वाले को नहीं लिखा गया है, क्योंकि पूछा आपको सिर्फ मेनली ये जाता है कि क्ले की कितनी मात्रा होनी चाहिए और सैंड की कितनी मात्रा होनी चाहिए। जब लोमी सॉइल की बात की जाती है ना तो सैंड 40, सिल्ट 40, क्ले 20। ये सबसे आइडियल आपका रेशियो है और इसी रेशियो में आपका लोमी सॉइल, देखिए लोमी सॉइल इसीलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें सारी चीजें जो रहती है ना, सैंड सिल्ट क्ले रहता है, ये बहुत संतुलित अनुपात में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पेपर में पूछा जाता है और ये आपको बता दिया गया है। अब ना एक क्वेश्चन आता है, मतलब सैंड सिल्ट क्ले से कि कौन किसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, किसके साइज जो है पार्टिकल साइज ज्यादा है। तो आपको पता होगा सबसे बड़ा कौन होता है? सैंड, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद क्ले। आकार की बात की जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात की जाएगी तो क्ले की सबसे ज्यादा, यहां मैं लिख देता हूं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो क्ले की क्या होगी? सबसे कम होगी। सिल्ट की क्या होगी? मध्यम होगी। और क्ले की क्या होगी? सबसे ज्यादा। मतलब सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की, फिर सिल्ट की, फिर सैंड की। सैंड की बहुत कम होती है। क्यों? इसको अगर आपको टेस्ट करना है तो आप रेत एक हाथ में उठाइए, पानी डालिए, देखिएगा बह के चला जाएगा। लेकिन जो कीचड़ वाली जो एकदम बारीक मिट्टी होती है ना, वहां पे आप पानी को डालिए, देखिएगा बहुत ना वो मिट्टी गीली ही रहेगी, बहुत देर तक गीली रहेगी। इसी को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? क्ले की। साइज की बात की जाती है, साइज में बात किया गया तो सबसे बड़ा क्या रहता है? सैंड, उसके बाद है सिल्ट, उसके बाद क्या है? क्ले। क्लियर है? इसका मतलब बराबर का मतलब ये है ना, बराबर मतलब ये सबसे बड़ा, फिर इसके बाद फिर ये सबसे छोटा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि आपको सैंड सिल्ट क्ले से पूछी जाती थी। ठीक है, अब इसके बाद आपका पहला प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है, मृदा कणाकार। ठीक है, कंपटीशन के व्यू से इतने जो आपकी क्वेश्चंस है इससे बहुत ज्यादा कवर होते हैं और आपको इतना जानना ही है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की, सॉइल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? संरचना।
देखिए जैसे टेक्सचर में क्या हो रहा था, हम कणों को देख रहे थे, कण के आकार क्या थे, इसमें हम क्या देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, मतलब आपके जो मृदा के कण हैं वो किस हिसाब से अरेंज है, ये याद रखेंगे ना, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर, मतलब आपकी मिट्टी किस हिसाब से सजी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या होता है, जैसे आपका टेक्सचर में हम क्या देखते हैं, जैसे इंसानों में होता है ना कि बोलते हैं ना ये बौना है, ये ठीक है बड़ा है, ये नाटा है, ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं, साइज के अकॉर्डिंग देख लिया हमने। अब इसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं, मोटा है कि पतला है, तो मोटा और पतला जो रहता है ना वही आपका क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर। देखिए साइज में क्या देखा हमने, छोटा है कि बड़ा है, ये हमारा साइज हो गया, मतलब कोई बौना आदमी है, कोई बहुत लंबा आदमी है, कोई मध्यम आकार का आदमी, हम बोलते हैं 5 फीट 4 इंच का है, ठीक है नॉर्मल है, 6 फीट का है तो लंबा है, ठीक है 4 फीट का है तो मतलब बौना है। तो वैसे हमने क्या किया, सॉइल टेक्सचर में देख लिया अलग अलग कण के आकार। अब हम क्या देखते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ये मोटा आदमी है, ये बहुत पतला आदमी है, ठीक है इसका साइज अच्छा है, इसका बॉडी अच्छा दिख रहा है, तो क्या देखते हैं हम, उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर देखा जाता है ना, वैसे सॉइल का भी स्ट्रक्चर देखा जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर सॉइल की बात की जा रही है तो सॉइल पार्टिकल, अगर इंसानों की बात की जा रही है तो बॉडी को। अब सॉइल पार्टिकल्स जो रहते हैं आपके, उनके अरेंजमेंट के लिए सॉइल स्ट्रक्चर जो रहते हैं ना, 4 टाइप की सॉइल स्ट्रक्चर पाई जाती है, और आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये पहला है आपका प्लेटी, ठीक है गलत हो गया, प्लेटी। दूसरा है आपका प्रिज्मेटिक, तीसरा है आपका ब्लॉकी, ठीक है, और लास्ट है आपका राउंड बोल देंगे या राउंड ही बोल देंगे, ज्यादा सही रहेगा। प्लेटी को हिंदी में भी प्लेटी कहा जाता है, प्रिज्मेटिक को प्रिज्मी कहा जाता है, ब्लॉकी को ब्लॉक संरचना कहा जाता है, और राउंड जो इसको गोलीय जाए इसको स्फेरिकल संरचना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्फेरिकल लिख दिया ज्यादा सही रहेगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब इनमें आपको पढ़ना क्या है कि ये दिखते कैसे हैं और इनका साइज क्या है, सिर्फ इतनी चीजें पढ़नी है आपको, यही पूछा जाता है। सबसे पहला चीज तो ये रहता है कि प्लेटी जो संरचना, देखिए नाम से समझ आ रहा है, प्लेट क्या है, प्लेट। प्लेट कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं ना, तो इसमें क्या करना है, जो मृदा के पार्टिकल्स रहते हैं ना वो ऐसे सजे रहते हैं, मतलब आप एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट, दूसरा प्लेट के ऊपर तीसरा प्लेट, तीसरा प्लेट के ऊपर चौथा प्लेट, प्लेटी संरचना। क्या है, प्लेटी संरचना, मतलब प्लेट्स की जैसी संरचना। इसमें एक चीज याद रखेंगे कि ये पूछा जाता है कि प्लेटी संरचना में जो हॉरिजॉन्टल मतलब जो क्षैतिज लंबाई है ना वो ज्यादा पाई जाती है, जबकि जो आपकी ऊर्ध्वाधर लंबाई है, वर्टिकल जो लेंथ है वो कम पाया जाता है। क्या है, हॉरिजॉन्टल लेंथ ज्यादा रहता है क्योंकि इसका प्रसार बहुत लंबा रहता है, जबकि वर्टिकल जो लेंथ रहता है ना वो कम रहता है। कितना रहता है वर्टिकल लेंथ, 1 से 10 mm के आसपास पाया जाता है। इसका जो साइज रहता है ना, प्लेटी संरचना का जो आकार रहता है वो 1 से 10 mm, यहां मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये साइज आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि प्लेटी संरचना में आकार क्या रहता है, तो 1 से 10 mm। क्लियर है। इसके बाद करते हैं प्रिज्मेटिक की, प्रिज्मीय संरचना। ऐसी संरचना रहती है आपकी। प्रिज्म आपने देखा ना, बचपन में हमने देखा था प्रिज्म कैसा रहता है, ऐसा रहता था ना, तो इसी में क्या करना है, ऐसे ऐसे वाला थोड़ा घर वर बना देते हैं। तो प्रिज्मीय संरचना जो रहती है, प्रिज्मीय संरचना को ना कॉलमनर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। देखिए रो और कॉलम रहता है ना, जब अपन टेबल बनाते हैं, ये क्या रहता है आपका, ये जो कॉलम्स रहते हैं ऐसे ऐसे रहते हैं, रो जो रहता है ऐसे ऐसे। कॉलम मतलब क्या है आपका, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। यहाँ पे प्लेटी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। प्लेटी में हम क्या देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रक्चर था वो ज्यादा स्प्रेड था, फैला हुआ था एज कंपेयर टू वर्टिकल। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। प्रिज्मेटिक में ना जो वर्टिकल लेंथ रहती है वो ज्यादा रहती है, जबकि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ रहती है वो कम रहती है। ठीक है, क्या रहती है, वर्टिकल लेंथ ज्यादा, हॉरिजॉन्टल लेंथ कम, और इसका आकार रहता है 10 से 100 mm। आकार बिल्कुल याद रखेंगे ना कि जो साइज रहता है ना वो क्या रहता है, क्योंकि यही पेपर में पूछा जाता है। प्लेटी का कितना है, 1 से 10 mm, प्रिज्मेटिक का कितना है, 10 से 100 mm। अच्छा, प्लेटी संरचना को ना आपका लेमिनार संरचना भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, लेमिनार संरचना। और आपका प्रिज्मेटिक को क्या कहा जाता है, आपका कॉलमनर स्ट्रक्चर।
प्लेटी आपकी कौन सी स्थान में पाई जाएगी, ये भी पूछा गया सवाल है। तो याद रखेंगे जो नया चट्टान रहता है ना, जो पठार वाला इलाका रहता है, ठीक है, प्लेटी वाला जो रीजन रहता है ना, या जो नई नई निर्मित चट्टान रहती है ना, उसकी स्ट्रक्चर प्लेटी रहती है। जबकि प्रिज्मेटिक संरचना कहां पाई जाती है, प्रिज्मेटिक संरचना जनरली आपका ना ऐसे जो शुष्क स्थान है, ड्राई रीजन्स है, ड्राई रीजन में आपका क्या है, प्रिज्मेटिक संरचना ज्यादा पाई जाती है। इसके लास्ट में फिर दो है आपका ब्लॉकी संरचना और आपका स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर है। तो ब्लॉकी संरचना, ब्लॉक तो आपको पता ही होंगे, छोटे छोटे क्या रहते हैं, बक्से के आकार के रहते हैं ऐसे। ये तो आपको नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, जो जमीन पे भी पड़े हुए दिखाई देंगे, इनको क्या कहा जाता है, ब्लॉकी संरचना। ब्लॉक्स बने रहते हैं, ठीक है, 4 एंगल्स टाइप दिखते हैं कि इनके 4 भुजाएं टाइप रहती हैं, इनको क्या कहा जाता है, ब्लॉकी संरचना। इनका आकार कितना रहता है, 50 mm। कितना रहता है, 50 mm। और लास्ट आपका जो राउंड रहता है, ठीक है, देखा होगा ना आपने ऐसे, इनको क्या कहा जाता है, स्पेरिकल या गोलीय संरचना। देखिए इनका कुछ स्पेसिफिक आकार नहीं रहता है, पर ये माना जाता है ना कि ये बहुत छोटे रहते हैं, ठीक है, बहुत छोटे भी रह सकते हैं। और जो ब्लॉकी संरचना है वो आपको कहां पाया जाएगा, सामान्यतः जो ब्लॉकी और जो राउंड स्ट्रक्चर है ना, वो आपके सामान्य भूमि में देखने को मिल सकती है। प्रिज्मेटिक कहां, शुष्क भूमि में, प्लेटी कहां, आपके जो नवनिर्मित चट्टान। अब आपका एक चीज पूछा गया है, क्या सवाल पूछा गया है कि जो आपका प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी और जो राउंड स्ट्रक्चर रहता है ना, वो आपके बी हॉरिजोन में पाया जाता है। हमने हॉरिजोन लास्ट क्लास में पढ़ा था, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर। अब देखिए मैंने क्या बोला, प्लेटी संरचना नई निर्मित मिट्टी, तो नई निर्मित मिट्टी मतलब कौन सा संस्तर होगा आपका, ओ संस्तर होगा या तो ए संस्तर होगा, क्योंकि ये सबसे ऊपरी संस्तर रहता है, ठीक है। जो अपर मोस्ट आपका जो हॉरिजोन रहता है उसको क्या ओ या ए संस्तर कहता है। अगर आपका ओ संस्तर दिख रहा है तो वो एकदम नई मिट्टी होगी, वहां पे आपकी प्लेटी संरचना। अगर ओ संस्तर नहीं है तो ए संस्तर में भी आप प्लेटी संरचना को देख सकते हैं। परंतु जो आपका प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी या राउंड स्ट्रक्चर है, ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा, बी हॉरिजोन में, बी संस्तर में। तो इस हिसाब से आपका जो दूसरा प्रॉपर्टी है सॉइल स्ट्रक्चर, वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, वो कहलाता है डेंसिटी। क्या कहलाता है आपका, डेंसिटी, मतलब मृदा घनत्व। अच्छा, मृदा घनत्व किसको कहा जाता है, देखिए मृदा घनत्व का मतलब होता है, घनत्व, सबसे पहले घनत्व समझिए। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जो आपका होता है भार बट्टे आयतन, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या कहलाता है, घनत्व। घनत्व का पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है कि इकाई आयतन क्षेत्र में जितने भी आपकी वस्तु होंगे उसके भार को क्या कहा जाए, तो भार के अनुपात को क्या कहा जाएगा, आपका घनत्व। अब अगर मृदा घनत्व की बात की जा रही है तो मतलब पर्टिकुलर एक यूनिट इकाई में, ठीक है, मान लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब जगह में जो मिट्टी का भार हमें प्राप्त होता है ना, उन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सॉइल डेंसिटी। अब सॉइल डेंसिटी में ना दो हिस्सों, सॉइल डेंसिटी को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है, 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है आपका पार्टिकल डेंसिटी और एक को बोला जाता है आपका बल्क डेंसिटी। और दोनों से क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको इनका पूछ देगा कि पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है या बल्क डेंसिटी कितना होता है, या फिर इनके फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी होता क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टिकल डेंसिटी के। तो देखिए जब हम मृदा पढ़ रहे थे ना, ऐसे हमने 2 हिस्से में डिवाइड किया था। एक आपका क्या था, सॉलिड स्पेस था जो आपका 50% था, और जो पोर स्पेस था वो आपका कितना था, 50% था, ठीक है। तो पार्टिकल डेंसिटी में सिर्फ सॉलिड स्पेस की मिट्टी को लिया जाता है। पार्टिकल नाम से समझ आ रहा है क्या है, कण घनत्व, मतलब किसी मिट्टी में जो कण रहेंगे, पर्टिकुलर कण, उसका घनत्व निकालना है। अब बाकी जो आपका मॉइस्चर है या एयर है उसको हटा देना है, सिर्फ किसका घनत्व निकालना है, कण का घनत्व निकालना है। इसी को कण घनत्व कहते हैं। और साथ ही साथ इसको अलग और नाम भी दिया गया है, इसको बोला जाता है रियल डेंसिटी ऑफ सॉइल, या फिर ठीक है क्या है, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ सॉइल या फिर रियल डेंसिटी ऑफ सॉइल। मृदा का जो वास्तविक घनत्व या मृदा का विशिष्ट घनत्व किसको कहा जाता है, आपके पार्टिकल डेंसिटी को। अच्छा, इसका मान क्या रहता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका जो आपके कण घनत्व है ना, उसका मान क्या रहता है।
1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आपको पता होगा तो घनत्व का जो मात्रक रहता है वो या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहता है या फिर दूसरा मात्रक क्या है इसका, मेगा ग्राम पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। तो पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है सॉइल का, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बल्क डेंसिटी कितना होता है, बल्क डेंसिटी को कुछ स्पेशल नाम भी दिया गया है। बल्क डेंसिटी मतलब पूरे मिट्टी का डेंसिटी, ठीक है, पूरे संपूर्ण मिट्टी का डेंसिटी। मतलब इसमें सिर्फ सॉलिड पोर्शन को नहीं देखना है, इसमें आपका जो पोर स्पेस वाला पोर्शन है ना उसको भी ऐड कर देना है। अब देखिए जो पोर स्पेस क्या मैंने पहले ही बोला था हल्का होता है, अगर ये हल्का है तो इसका मान भी क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। तो आपका बल्क डेंसिटी का मान कितना होता है, 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहीं से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, ठीक है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना एग्रीकल्चर में, इन दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, इनका मान पूछा जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद बात आती है कि इसको निकाला कैसे जाता है, ठीक है। कुछ फॉर्मूला भी तो होगा ना निकालने का, कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल को कैसे निकाला जाता है। तो निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो पार्टिकल को निकालने का फॉर्मूला है ना मैं बता रहा हूं, वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी मिट्टी है उसमें सिर्फ कण को ले रहे हैं ना, तो कण का जो भार है उसको डिवाइड क्या कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कण के आयतन से। जबकि बल्क डेंसिटी में क्या होता है पता है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब इस वॉल्यूम ऑफ सॉइल में क्या होगा आपका, पोर प्लस सॉलिड दोनों को लिया जाता है। यहां पे हमने किसको लिया था, सिर्फ सॉलिड को, यहां पे हम पोर और सॉलिड को ले रहे हैं। और इसी वजह से आपका क्या होता है, जो बल्क डेंसिटी है वो कम होता है। पेपर में एक बार ना आपका फॉर्मूला भी पूछा था कि बल्क डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल में आपका क्या इंक्लूड रहेगा, आपका जो पोर है प्लस सॉलिड है, मतलब कंप्लीट आपकी सॉइल ऐड रहेगी। अच्छा, स्पेसिफिक डेंसिटी इसको बोला जाता है। तो स्पेसिफिक डेंसिटी किसको कहते हैं, कुछ होता है क्या, एक फॉर्मूला भी होता है स्पेसिफिक डेंसिटी का। स्पेसिफिक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसको आपको कंपेयर करना है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब जब स्पेसिफिक डेंसिटी निकाला जाता है ना, तो जिस चीज की निकालनी है उसकी तुलना किससे की जाती है, जल के घनत्व से। जल के घनत्व से तुलना करने के बाद जो भी अनुपात निकलता है वो उस चीज की पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेंसिटी है। तो अगर आपको मैं पूछ रहा हूं सॉइल की स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी है, तो आपको किसको लेना है, पार्टिकल को। क्यों, क्योंकि यही तो रियल डेंसिटी है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज आपका पेपर में पूछा जाता है, पोरोसिटी, ठीक है। क्या है, पोरोसिटी। अब पोरोसिटी क्या होता है, तो पोरोसिटी का मतलब है ना, इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी और पूरे का 100। क्या है, 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी टू पूरे का 100। पोरोसिटी जो रहता है ना वो, सॉरी पोरोसिटी लिख दिया क्या मैंने, माफ कीजिएगा, पोर स्पेस है। पोरोसिटी तो मैं आपको बताऊंगा। पोर स्पेस का फॉर्मूला क्या रहता है, 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इनटू 100। अच्छा, पोर स्पेस कितना है यहाँ पे, 50% है। चलिए निकाल के देखते हैं सही है कि नहीं, ये भी तो चेक करना है ना। 1 माइनस बल्क डेंसिटी कितना निकला था, 1.33 और पार्टिकल डेंसिटी 2.65 और पूरे का इनटू क्या है 100। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा ना तो वैल्यू आएगी 0.5 के आसपास इनटू 100। और 0.5 को अगर मैं 1 से माइनस कर रहा हूं तो 0.5 ही आएगा इनटू 100 और इसका गुणा करने से कितना आया 50%। देखिए सेटिस्फाइड हो गया कि आपके मिट्टी में 50% क्या रहता है, पोर स्पेस। अच्छा, यहां पे एक चीज और याद रखिएगा ना, ये भी आपका क्वेश्चन आया है कि बल्क डेंसिटी हमेशा पार्टिकल डेंसिटी का आधा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी का आधा कैसे होता है, देखिए 1.33 रहता है आपका बल्क डेंसिटी और 2.65 रहता है आपका पार्टिकल डेंसिटी। अगर इसको मैं डबल करूंगा ना तो 2.65 के करीब, 2.66 मतलब 2.65 ही आता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है, ये आपका शायद मुझे जहां तक याद है आईसीआर के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, कि बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी का कितना होता है। तो बल्क डेंसिटी जो है पार्टिकल डेंसिटी का दुगना होता है। तो ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी जो था सॉइल डेंसिटी, ये भी कंप्लीट होता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है सॉइल कलर। क्या है? सॉइल कलर, मृदा का रंग। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं या जो चीजें हैं उन्हीं को पढ़ना है। तो सबसे पहला कि सॉइल कलर को दिया किस वैज्ञानिक ने था, इनका नाम पूछा जाता है। तो याद रखेंगे सॉइल कलर को मुनसेल ने दिया था। ठीक है, इनको मुनसेल कलर चार्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुनसेल कलर चार्ट। पहला क्वेश्चन आपका बन गया कि किस वैज्ञानिक ने दिया था। दूसरा क्या क्या चीजें थी, तो इसमें जो वर्गीकरण की ना 3 आधार थे। पहला था आपका हुई, ठीक है, हुई। दूसरा था आपका वैल्यू और तीसरा था आपका क्रोमा। ये 3 चीजों के आधार पे हम किसी भी मिट्टी का रंग को जो है ना उसका निर्धारण करते थे। हुई क्या करता था? हुई उस मिट्टी का रंग देखता था। ठीक है, कि मिट्टी लाल है, कि मिट्टी पीली है, कि मिट्टी भूरी है, कि मिट्टी पर्पल है, कि मिट्टी ब्लैक है। दूसरा वैल्यू क्या देखता था? लाइटनेस। लाइटनेस का मतलब है कि गहरा कि हल्का, गहरा लाल कि हल्का लाल, गहरा भूरा कि हल्का भूरा। ठीक है, और जो क्रोमा था ना वो देखता था इंटेंसिटी और प्योरिटी। इंटेंसिटी और प्योरिटी का मतलब है, जैसा आपने सुना होगा ना छत्तीसगढ़ में हम बोलते हैं ना लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। मतलब यहाँ क्या है? लाल पीली मतलब लाल भी है और पीली भी है। तो यहाँ पे क्रोमा ये देखता था कि लाल ज्यादा इंटेंस है कि पीला ज्यादा इंटेंस है, लाल ज्यादा प्योर है कि पीला ज्यादा प्योर है। ठीक है, तो इन 3 चीजों से हम क्या है किसी भी सॉइल के कलर का जो रहता है ना उसका मापन, जो मेजरमेंट किया जाता है। फिर से बता रहा हूं, हुई क्या करता है? कलर मतलब रंग का निर्धारण करता है कि कौन से कलर का रंग है। वैल्यू क्या करता है? उसके लाइटनेस को, गहरा है कि हल्का है। और जो क्रोमा रहता है वो क्या करता है? इंटेंसिटी या प्योरिटी, कि आपका लाल पीला में लाल ज्यादा है कि पीला ज्यादा है, प्योरिटी। इसके बाद एक और चीज आपको पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये है कि जो जैसे मान लेते हैं कि रेड सॉइल है, तो रेड सॉइल का रीजन क्या रहता है? आपने सुना होगा ना कि मृदा के लाल रंग का कारण क्या रहता है। ठीक है, मृदा के भूरे रंग का कारण क्या रहता है, मृदा के पीले रंग का कारण क्या रहता है। तो ये 3 चीजें हैं और यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लाल रंग का कारण क्या है? हेमेटाइट, हेमेटाइट। ब्राउन रंग जो है उसका कारण क्या है? मैग्नेटाइट। और आपका जो येलो कलर है उसका रीजन क्या है? लिमोनाइट। ठीक है, अगर आपको पूछा मृदा के लाल रंग का कारण क्या है? हेमेटाइट मतलब आयरन ऑक्साइड जो है, ब्राउन रंग का कारण क्या है? मैग्नेटाइट है, और येलो रंग का कारण क्या है? लिमोनाइट है। तो सॉइल कलर से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, उन दोनों को मैं एक साथ समझाऊंगा। ठीक है, एयर एंड वाटर। क्यों एक साथ समझाऊंगा? क्योंकि जब मैं कंपोनेंट को बता रहा था तो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था। एयर मतलब क्या था कि मृदा में जो गैस है उनका क्या अनुपात है, और वायुमंडल में जो गैस पाए जाते हैं उनका क्या अनुपात था। इन गैसों का क्या काम था? जो मृदा को है गैस, जब तक देखिए पौधे जो है, पौधों के विकास के लिए भी क्या है? विभिन्न प्रकार की गैस आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, उसको ऑक्सीजन आवश्यक है। तो ये सारी चीजें जो मिट्टी में जो गैस पाई जाती है वही क्या कहलाता है? आपका सॉइल एयर। और मैंने बताया था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन होता है। एक तरफ आपका एटमॉस्फेयर लिख देते हैं, एक तरफ का आपका सॉइल लिख देते हैं। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन कितना रहता है? 79.2 ले लेते हैं। ठीक है, 79.2। सॉइल में भी कितना रहता है? 79.2। ऑक्सीजन कितना रहता है? 20.96 रहता है एटमॉस्फेयर में, यहां कितना रहता है? 20.6। कार्बन 0.03 रहता है, यहां पे 0.25 से 1। सॉइल एयर कंप्लीट। क्या याद रखना आपको? सिर्फ ये वैल्यू। सॉइल वाटर की बात की जाती है, तो सॉइल वाटर में भी मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है? एक होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक, एक आपका कैपिलरी, और एक आपका ग्रेविटेशनल। तो इसमें से क्या पूछे जाते हैं? इनमें ना दाब पूछा जाता है। देखिए हाइग्रोस्कोपिक, अच्छा इसका सॉइल वाटर का भी ना 2 क्लासिफिकेशन है। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है और एक को क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अंतर कुछ नहीं है दोनों में, बस नाम बदल दिए। फिजिकल क्लासिफिकेशन में इसको हाइग्रोस्कोपिक बोला जाता है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ना इसी का नाम क्या कर दिए जाते हैं? अनअवेलेबल वाटर। अनअवेलेबल वाटर। बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कैपिलरी को बोला गया है अवेलेबल वाटर, और ग्रेविटेशनल को क्या बोला गया है? सुपर
फ्लश वाटर। क्या बोला गया है? सुपर फ्लश वाटर। सिर्फ इतना ही है, बाकी ना कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों के लगभग सेम ही है। ठीक है, बस क्या कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। हाइग्रोस्कोपी को क्या बोल दिया गया है बायोलॉजिकल में? अनअवेलेबल। कैपिलरी को बोल दिया गया है अवेलेबल, और ग्रेविटेशनल को बोल दिया गया है सुपर फ्लश वाटर। अब इसमें जो आपको पूछा जाता है वो मेन है दाब पूछा जाता है। तो दाब जो आपका हाइग्रोस्कोपी का रहता है ना, वो 31 से 10,000 बार रहता है। अब दाब क्या होता है? देखिए, मृदा के कण में ना आपके पानी रहते हैं। ठीक है, मृदा के जो कण रहते हैं ना, उनके चारों तरफ पानी रहते हैं, और इनका भी एक तनाव रहता है, जिस तनाव के कारण ही क्या रहती है मृदा में, या तो ऊपर रहते हैं या तो नीचे रहते हैं, अलग अलग प्रकार से रहते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक जो है ना, उसका दाब कितना रहता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर का दाब आपको पेपर में पूछा गया है कि आर्द्रता ग्राही जल का दाब कितना होता है, तो 31 से 10,000 बार। अगर आपको कैपिलरी का पूछ रहा है तो कैपिलरी का कितना रहेगा? 1/3 से आपका 31 बार। और अगर आपको पूछ रहा है ग्रेविटेशनल का, तो 1/10 से 1/3 बार। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या है? 0.1, और 1.3 का मतलब क्या है? सॉरी, 1/3 का मतलब क्या है? 0.3। तो अगर दाब आपको पूछ रहा है ग्रेविटेशनल वाटर का, तो कितना रहता है? 0.1 से 0.3 बार। अगर आपको कैपिलरी का पूछ रहा है तो 1/3, या इसी को क्या बोल सकते हैं? 0.3 से 31 बार। और अगर हाइग्रोस्कोपिक का पूछ रहा है तो 31 से 10,000 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, कौन सा जल एक्चुअल में आपका पौधा एब्जॉर्ब करता है या पौधे के द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर का उपयोग ही पौधा करता है। पौधों के द्वारा सिर्फ कैपिलरी वाटर का ही उपयोग किया जाता है, ये दोनों का नहीं किया जा सकता। देखिए, इसका तो नाम ही अनअवेलेबल है। ठीक है, क्या है? नाम में ही अनअवेलेबल है। इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतना ज्यादा दाब रहता है ना कि पौधों की जो जड़ें रहती है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और ये मृदा के कणों पर ना चिपके रहते हैं। एड्सॉर्ब कंडीशन, कोलाइड आपने पढ़ा है ना? कोलाइड कंडीशन मतलब क्या रहता है? किसी सतह पे चिपक जाना। तो जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो मृदा के कण पे चिपक जाते हैं। कैपिलरी वाटर का जो दाब रहता है वो मध्यम रहता है, और इसी मध्यम होने के कारण इसका उपयोग पौधे कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल का ना दाब बहुत कम रहता है, तो क्या होता है ना, सुपर फ्लश मतलब क्या, एकदम तेजी से ना जमीन के नीचे बह जाता है। क्या हो जाता है? जमीन के नीचे बह जाता है। मतलब अगर ये आपका प्लांट है ना, मान लेते हैं ये प्लांट का रूट है, तो पानी ना सीधा रूट जोन से नीचे चला जाता है, और इसका उपयोग पौधे नहीं कर पाते। क्लियर है? तो यहां तक आपका ये दो प्रॉपर्टीज भी आपकी कंप्लीट होती हैं। अब जो आपका लास्ट प्रॉपर्टी है वो है आपका सॉइल टेम्परेचर। क्या है? सॉइल टेम्परेचर, मृदा ताप। अच्छा, जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रहता है ना, वैसे मिट्टी में भी टेम्परेचर रहता है। अब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये है कि मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? क्या क्या कारक हैं जो मृदा ताप को प्रभावित कर सकते हैं? तो पहला तो है ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है? जो आपके कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे आपके मलमूत्र हो गए, या फिर जो आपका पेड़ पत्तों के जो पौधे हो गए, अवशेष हो गए, ये जितना मिट्टी में मिलेंगे ना, मिट्टी क्या होगी? उतनी ज्यादा गर्म होगी। देखिए, कार्बनिक पदार्थ में क्या होगा? डिकम्पोजिशन। और आपको पता है कि डिकम्पोजिशन, जैसे आप खाद को भी उठा के देख लीजिए, खाद क्या रहता है? हल्का सा गर्म रहता है। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है सॉइल में, तो टेम्परेचर थोड़ा सा ना बढ़ जाएगा। सेकेंड क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जो जीव रहते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सब क्या रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं। तो ये भी क्या है? रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी रहता है आपका। ठीक है, फिर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपका इंसेक्ट पेस्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें कहां रहते हैं? आपके सॉइल में रहते हैं, और ये भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सॉइल के टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने का। फिर है आपका मॉइस्चर, एयर और सनलाइट। अब ये तो आपको पता है, मॉइस्चर, नमी बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। मतलब अगर मिट्टी में मॉइस्चर या नमी ज्यादा है तो आपका सॉइल टेम्परेचर क्या है? नीचे गिर जाएगा। बोलते हैं ना, बारिश के दिन में तापमान नीचे हो जाता है, ठंडी के दिन में फ्रॉस्ट, ओले गिरते हैं, इसलिए उसका तापमान नीचे हो जाता है। एयर क्या काम करेगा? अगर एयर ज्यादा चल रहा है तो वो क्या करेगा? सॉइल को ड्राई करेगा, सुखाएगा, और सुखाएगा मतलब ऑब्वियसली बात है, तापमान फिर परिवर्तित होगा। और लास्ट है आपका सनलाइट तो इसको तो बताने की वैसे भी जरूरत नहीं, जितना ज्यादा सूर्य का प्रकाश उतनी ज्यादा मिट्टी गर्म। अब आपको पूछा जाता है कि पौधों के विकास के लिए क्या तापमान चाहिए? तो अगर मैं रूट डेवलपमेंट, जड़ के विकास के लिए ना आपका 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है।
अब ये 10 इतना कम और 35 इतना ज्यादा क्यों बोलेंगे आप? तो देखिए ठंडी के दिन में कम तापमान चाहिए, गर्मी के दिन में ज्यादा तापमान चाहिए, इसलिए रेंज वेरी करता है, ठीक है, परिवर्तित होता है। और इसके बाद अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, मतलब पौधों के विकास के लिए कितना तापमान चाहिए, तो ये 15 से जो आपका रहता है ना 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, मतलब तापमान थोड़ा सा ज्यादा चाहिए रहता है, ठीक है, विकास के लिए तापमान थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो सॉइल टेम्परेचर से भी इतने ही क्वेश्चन आते हैं। तो आज आपके सिलेबस का एक टॉपिक कंप्लीट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से क्वेश्चन आते हैं, देखिए आपको एकदम मल्टीपल टाइप का बताया गया है। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं ना, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा कम बताया गया है, जहां जरूरत है डिस्क्रिप्शन की उतना समझा दिया गया है। बाकी आपको क्या है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ज्यादा बताया गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने भी आपको बताए गए हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।